कोऑर्डिनेशन को स्टार्ट आज हमने डिस्कस और इंटीग्रेशन इसमें हमने देखा था कि हार्मोन प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स, तो कितने स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए थे? कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बोलिए? ग्लांस टिश्यूज, डिफ्यूज टिश्यूज, सेल्स एंड सेवरल अदर नॉन इंडोक्राइन विच प्रोड्यूस ग्रोथ फैक्टर। ठीक है। अब दूसरी चीज हम लोगों ने देखा था कि हार्मोन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वर्टिब्रेट की इनवर्टिब्रेट बोथ, बट नॉट ऑल इनवर्टिब्रेट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, ये देखा था। तीसरा कोऑर्डिनेशन, इसका डेफिनेशन मैंने नहीं बताया था, सिर्फ ओरली बोल दिया था। कोऑर्डिनेशन देखो, इससे पहले वाला चैप्टर कौन सा? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू organs public organ system to perform certain task। जैसे तुम लोग को नीचे से ऊपर आना है और ऊपर 2 मिनट के अंदर पहुंचना है, और 2 मिनट के अंदर पहुंचना है तो तुम्हें क्या होगा? दौड़ते हुए आना पड़ेगा, और दौड़ते हुए आने के लिए तुम अपने मसल्स को ज़्यादा मैसेज भेजोगे, तो तुम फिर रेस्पिरेशन भी ज़्यादा करोगे, तुम्हारा हार्ट रेट भी बढ़ जाएगा। तो ये सारे स्ट्रक्चर क्या हो रहे हैं हमारे? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ब्रीदिंग सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ये सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं? तो इसी को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। एंड आवर इंटायर बॉडी व्हेन वर्क, व्हेन डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क एज ए यूनिट, जैसे कि अभी ये एज ए यूनिट आपको वर्क करके यहाँ तक पहुँचा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का मतलब ये क्या हो गया इसमें जी? व्हेन इंटायर organ system when different organ systems work as unit, it is described as। अब बताओ, एक ऑर्गेन को दूसरे ऑर्गेन से कोऑर्डिनेशन में काम करना है, तो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में मैसेज जाएगा कि नहीं जाएगा? या एक ऑर्गन सिस्टम को, तो ये मैसेज ले जाने का काम कौन करेगा? न्यूरॉन्स एंड हॉर्मोन। पूरे बॉडी को एज ए यूनिट कौन कराएगा? न्यूरॉन एंड हॉर्मोन। तो आपके बॉडी को कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट कराने में कौन कौन से काम करते हैं? न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। और साथ साथ आपके बॉडी में क्या काम होना क्या नहीं, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड से और हार्मोन से कंट्रोल होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, तो ये आपके बुक में भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, एंड इंटीग्रेशन, ये तीनों काम कौन कराता है? तो इंडोक्राइन, न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन, न्यूरल सिस्टम प्लस इंडोक्राइन। देखो, लास्ट क्लास में
आप लोग को हमने इंडोक्राइन ग्लैंड्स के नेम और लोकेशन को डिस्कस किया था। क्यों? नेम एंड लोकेशन। उसके अलावा हेटेरोक्राइन ग्लैंड के बारे में भी डिस्कस किया था, और नेम को और उसका लोकेशन को। अब हम लोग जो है डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज। ये हो गया सबका? इसमें तो कुछ लिखना ही नहीं चाहिए, तो सब लास्ट क्लास का ही था। हमने लास्ट क्लास में एक टॉपिक और भी डिस्कस किया था कि व्हाट इज द नीड ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम। व्हाट इज द नीड ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम और हार्मोन। क्यों भाई? तो क्या सारे बॉडी का सेल न्यूरॉन से सप्लाइड होता है? नहीं होता है। तो जो नहीं सप्लाइड होता है वो कैसे कंट्रोल, कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट होगा? थ्रू थ्रू हार्मोन्स। थ्रू हार्मोन्स। जिन सेल्स पे भी न्यूरॉन्स की सप्लाई नहीं है वो कैसे कंट्रोल, कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट होगा? हार्मोन। और जहाँ न्यूरॉन की सप्लाई है वहाँ भी होगा, लेकिन कुछ सेल ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल ही न्यूरॉन की सप्लाई नहीं है। तो वो सेल कैसे? जैसे हमारा ब्लड सेल है, उसमें कोई न्यूरॉन की सप्लाई नहीं है, तो कंट्रोल, कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट हमारे बॉडी के रेस्ट ऑफ द सेल से किसके थ्रू करेगा? हार्मोन्स के थ्रू। किसके थ्रू करेगा? हार्मोन्स के थ्रू। और ये बात हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब देखो यहाँ पे इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स की बात क्या है। इसमें हार्मोन्स का डेफिनेशन दिया है। कौन सा डेफिनेशन? क्लासिकल डेफिनेशन और मॉडर्न डेफिनेशन। तो हार्मोन क्या होता है, तो इसके बारे में हार्मोन के डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं सब। हार्मोन, आप सबने हार्मोन के बारे में क्या पढ़ रखा है? यही तो पढ़ रखा है ना कि हार्मोन एक्ट एज ए केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय इंडो एंड रिलीज इनटू ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन थ्रू ब्लड। देखो जो क्लासिकल डेफिनेशन है वो क्या है? हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय डक्टलेस endocrine gland and release into blood and transported to distant, अभी इसका सर्जरी करेंगे, टारगेट्स। देखो ये मत सोचो कि बुक में लिखा है तो नहीं लिखेंगे। जैसे कि ये डेफिनेशन क्या कहता है कि ये एक डक्टलेस ग्लैंड है। आपको बताया था डक्टलेस ग्लैंड का मतलब जिसमें सिर्फ सेक्रेटरी यूनिट होता है, डक्ट नहीं होता है। ये एक डक्टलेस ग्लैंड है। अब इसने ये डेफिनेशन क्या कहता है? ये डक्टलेस ग्लैंड जो है अपना हार्मोन, इस हार्मोन को, ये हार्मोन है कहाँ भेजा? ब्लड में, ब्लड वेसल्स में। कहाँ भेजा? ब्लड वेसल। यह है और ब्लड वेसल्स के जरिए, ये ब्लड के जरिए ट्रांसपोर्ट हुआ, ब्लड के जरिए ट्रांसपोर्ट हुआ। तो यहाँ पे इसका एक टारगेट साइट है। इस टारगेट साइट पे आके यहाँ पे वर्क किया, इस टारगेट साइट, दिस इज द टारगेट साइट। तो ये हार्मोन कहाँ पे? ब्लड के जरिए ट्रांसपोर्ट हुआ और आके अपने टारगेट साइट को। इस डेफिनेशन में क्या दिक्कत है? कौन सा डेफिनेशन है? क्लासिकल डेफिनेशन। दिस इज द क्लासिकल डेफिनेशन। क्या क्या इसमें कमियां हैं बताइए? बताइए क्या क्या कमियां हैं? पहला कमी तो ये है कि लिखता है हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय डक्टलेस इंडोक्राइन। क्या हार्मोन खाली इंडोक्राइन ग्लैंड से पैदा होता है? तो पूरी बात हालांकि ओनली नहीं लिखा, लेकिन सिर्फ डक्टलेस इंडोक्राइन ग्लैंड से थोड़े होता है भाई, दूसरे स्ट्रक्चर से भी होता है। तो फर्स्ट कमी क्या है कि भाई यहाँ पे कह रहा है कि इंडोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन नॉट ओनली प्रोड्यूस बाय इंडोक्राइन ग्लैंड्स बट अदर स्ट्रक्चर आल्सो। एंड दूसरा क्या है कमी? रिलीज इनटू ब्लड। नहीं, कहाँ रिलीज होता है? इंटरस्टिशियल
फ्लूइड में, और फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ब्लड में भी जा सकता है और लिम्फेटिक चैनल में भी जा सकता है, लिम्फेटिक चैनल। और कह रहा है कि वर्क बगल के किसी सेल पे, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे हार्मोन पैदा हुआ, यहाँ पे हार्मोन पैदा हुआ, तो इस स्ट्रक्चर पे ये काम नहीं करेगा। हार्मोन नॉट वर्क एज ए लोकल मैसेंजर, हार्मोन वर्क एज ए डिस्टेंट मैसेंजर, ये कह रहा है। हार्मोन वर्क लोकली आल्सो, बगल के सेल्स पे भी काम करता है, सीधे टिश्यू फ्लूइड से डायरेक्टली इस टारगेट पे वर्क कर दिया है, इस टारगेट पे, ये एक टारगेट है हार्मोन का। तो नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या है? एंड ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टेंट साइट, नहीं खाली डिस्टेंट पे नहीं, लोकली भी वर्क करता है। तो क्या क्या इसमें कमी है? क्लासिकल डेफिनेशन में इस डायग्राम को बनाने की जरूरत नहीं है। ड्रॉबैक क्या क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है कि ड्रॉबैक ऑफ क्लासिकल डेफिनेशन। पहला, नॉट ओनली बाई इंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरा ड्रॉबैक, hormones first released into interstitial fluid। तीसरा ड्रॉबैक, hormones work on target site which may be locally or at distant, located locally और चौथा ड्रॉबैक, hormone transported by blood and lymph both, not only hormone transported by both blood and lymph, ट्रांसपोर्टेड बाय बोथ ब्लड एंड लिम्फ। तो ये चार कमियां हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। इसी वजह से इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मेडिकल साइंस ने हार्मोन के डेफिनेशन को ही चेंज कर दिया। क्या कर दिया? तो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ, अब यहाँ पे मॉडर्न डेफिनेशन में इनमें से कोई भी कमी आपको नहीं दिखेगा, इनमें से कोई सा भी कमी नहीं दिखेगा। पहले इसको लिख लिए, ड्रॉबैक लिख लिया, पहले लिख लिया फिर मैं उसमें। तो हार्मोन प्रोड्यूस नॉट ओनली बाय इंडोक्राइन ग्लैंड, आपको याद है हमने बताया था लास्ट क्लास में कौन कौन से हार्मोन फर्स्ट रेज इनटू इंटरस्टिशियल फ्लूइड, डायरेक्टली ब्लड में नहीं। हार्मोन वर्क ऑन टारगेट साइट विच में भी लोकेटेड लोकली और डिस्टेंट साइट, लेकिन क्लासिकल क्या कहता है? डिस्टेंट साइट। और लास्ट कौन? हार्मोन ट्रांसपोर्टेड बाय बोथ ब्लड एंड लिम्फ, क्लासिकल क्या कहता है? ओनली बाय ब्लड। कोई दिक्कत? तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये 4 ड्रॉबैक्स को आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए मॉडर्न डेफिनेशन दिया गया हार्मोन का। और मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहता है? देखो एनसीईआरटी का बुक सब साथ में लेके आया करो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसको भी रखना साथ में जरूरी है। देखो आप चाहे कुछ भी पढ़ लो, आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए, हर एक वर्ड, हर एक डायग्राम, हर चीज़, एवरीथिंग, लैंग्वेज। हो गया भाई? सबने लिख लिया इसको? देखो अब उसके बाद मॉडर्न, ये मॉडर्न या करेंट साइंटिफिक डेफिनेशन दिया गया किसका? हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल। ध्यान से सुनो क्या कहता है?
हॉर्मोन्स आर, यहाँ पे प्रोडक्शन की बात ही नहीं कहा, क्या किसकी बात नहीं किया, प्रोडक्शन, कंट्रोवर्सी से दूर, ठीक है ना। आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, पहला बात क्या करा है, ये नहीं कहा कि हार्मोन प्रोड्यूस फ्रॉम इंडोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन प्रोड्यूस फ्रॉम डिफ्यूज टिश्यू, सेवरल अदर नॉन इंडोक्राइन स्ट्रक्चर नोन एज ग्रोथ फैक्टर, ये सब कुछ भी नहीं कहा। इसने सीधे क्या कह दिया, हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल, हार्मोन के केमिकल नेचर को बताया। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल का मतलब क्या होता है, पहला इसमें है हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। नॉन न्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है, बताओ भाई। अच्छा, हार्मोन केमिकली क्या है, चलो इसके आगे की बात करने से पहले हम लोग देखते हैं केमिकली हार्मोन्स आर क्या है, कौन सा केमिकल है, टॉपर के बच्चे हो भाई, बोल सकते हो। केमिकली हार्मोन्स आर प्रोटीन, स्टेरॉयड, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, आयोडीनेटेड, चारों। केमिकली हार्मोन्स आर प्रोटीन्स, लिख लो, स्टेरॉयड, ब्रैकेट में इसको लिखोगे लिपिड, स्टेरॉयड इज अ लिपिड, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, आयोडीनेट, मतलब जिसमें आयोडीन हो। ये बताओ प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स है या नहीं है कि नहीं, न्यूट्रिएंट्स किसको कहते हैं। देखो अभी कुछ शुरू के 2-3 क्लास में बहुत बेसिक बताता हूँ, ये मेरी हमेशा। न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो आपके बॉडी को एनर्जी दे, मटेरियल दे ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, हीलिंग के लिए। तो प्रोटीन ये सब काम करता है कि नहीं करता है, वो करता है कि नहीं करता है। और केमिकली हार्मोन क्या है, प्रोटीन, फिर भी लिख रहा है हार्मोन्स, हार्मोन्स आर क्या लिख रहा है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। ऐसा क्यों, ये बता भाई। तो इनमें से लिपिड भी करता है, अमाइनो एसिड भी किसी न किसी फॉर्म में, आयोडीन भी करता है, तो ये सब न्यूट्रिएंट्स है, लेकिन फिर भी हम लिख रहे हैं हार्मोन्स आर नॉन। तो देखो हार्मोन्स में जो प्रोटीन है, हार्मोन्स के अंदर जो स्टेरॉयड है, हार्मोन्स जिस, जो हार्मोन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है, जो हार्मोन आयोडीनेटेड है, जो हार्मोन स्टेरॉयड है, जो हार्मोन प्रोटीनियस, जो प्रोटीनियस हार्मोन है, उनमें से कोई भी ना तो आपको एनर्जी देगा, ना तो आपको रिपेयर करने में हेल्प करेगा, ना ग्रोथ में हेल्प करेगा, ना हीलिंग में हेल्प करेगा। ये प्रोटीन ऐसे हैं जो इन काम में हेल्प नहीं करे, इसलिए क्या है ये, नॉन न्यूट्रिएंट। पहली बात समझ में आया, हार्मोन्स आर विच केमिकल, नॉन न्यूट्रिएंट। यहाँ पे पहला ही लाइन बहुत जबरदस्त है प्रोटीन, लेकिन इस प्रोटीन से आपको एनर्जी नहीं मिलेगा, इस प्रोटीन से आपको ग्रोथ नहीं होगा, इस प्रोटीन से आपका रिपेयर नहीं होगा, इस लिपिड से आपको इनमें से कोई सा भी काम नहीं होगा, इन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव से कोई नहीं होगा, आयोडीनेटेड से कोई नहीं होगा। इसलिए क्या कहते हैं, हार्मोन आर, मॉडर्न डेफिनेशन ने क्या कहा, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। अब दूसरा इन्होंने, एक मिनट रुकिए, इन्होंने ये नहीं कहा कि किससे पैदा होता है, क्या होता है, कहा कि जिसे भी होता है, इस बात को खत्म कर दिया। इसके बारे में भी नहीं कहा कि कहाँ पैदा होता है, किससे पैदा होता है, कहाँ पैदा होता है, इन दोनों का डिस्कशन ही नहीं किया। और टारगेट साइट की बात नहीं कहा, सिर्फ कहा कि मैं एक हार्मोन प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर हूँ, मुझसे हार्मोन पैदा हुआ, ये हार्मोन यहाँ भी काम कर रहा है, वहाँ भी काम कर रहा है। तो वर्ड कहिए इंटरसेलुलर मैच। मैं एक सेल हूँ, ये एक सेल है, मैं एक स्ट्रक्चर हूँ, हार्मोन प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर हूँ, मुझसे हार्मोन पैदा हुआ, वो यहाँ पे वर्क कर रहा है, वहाँ पे वर्क कर रहा है, यहाँ से वहाँ मैसेज ले जा रहा है, यहाँ से वहाँ, विच एक्ट एज ए इंटरसेलुलर मैसेज। इसमें नेक्स्ट बात क्या कहता है, विच एक्ट एज ए इंटरसेलुलर मैसेज। देखो विच एक्ट एज ए, इंट्रा नहीं, इंटर, इंटर का मतलब देखो किसके किसके बीच में, सवाल ये पैदा होता है किसके किसके बीच में, ये इंटरसेलुलर। तो जो पैदा कर रहा है उससे और टारगेट साइट, इन दोनों के बीच में। मैसेंजर किसके किसके बीच में है, मैं हार्मोन प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर हूँ और टारगेट साइट, इन दोनों के बीच में ये मैसेंजर के जैसे
मैं एक्साइटेड हुआ, मैंने हार्मोन पैदा कर दिया कैल्सिटोनिन, और ये जाके बोन पे वर्क कर दिया। बोन क्या है? टारगेट साइट। तो हम दोनों के बीच में ये क्या कर रहा है? एज ए मैसेंजर। समझ में आया ना? तो विच एक्ट एज विच मैसेंजर? इंटरसेलुलर में ब्रैकेट में लिख लेना बिटवीन, ये आपके बुक में नहीं है, हार्मोन प्रोड्यूसिंग है बुक में, मतलब यहाँ लिखा नहीं है, हार्मोन प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स एंड टारगेट, हार्मोन प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है। अब देखो दूसरा चीज, ये जो है ना, ये भर भर के नहीं पैदा होता है, बहुत थोड़े क्वांटिटी में। देखो, एक होता है थोड़ा, एक होता है बहुत थोड़ा। इन लिटिल अमाउंट थोड़ा हो गया, इन ट्रेस क्वांटिटी बहुत, ट्रेस का मतलब थोड़ा नहीं, बहुत थोड़ा, एंड प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस। अब बताओ इसमें कहाँ कंट्रोवर्सी, इसमें कहाँ कंट्रोवर्सी? ना इसने टारगेट साइट की बात कहा, लेकिन ये नहीं कहा कि डिस्टेंट या लोकल। इसने ये नहीं कहा क्या कि भाई ये कौन सा स्ट्रक्चर पैदा कर रहा है, जहाँ से भी पैदा हो रहा है और एक्टिव एजेंट। तो इसको हम कहते हैं मॉडर्न डेफिनेशन। कौन सा डेफिनेशन कहते हैं? मॉडर्न। तो ये मॉडर्न डेफिनेशन और क्लासिकल डेफिनेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है, लिख के रख लो, लिख के रख लो, आ सकता है और आता है। ऐसा मत सोचना कि एकदम कोर अंदर से ही कुछ रहेगा, एकदम बिल्कुल सुपरफिशियल क्वेश्चंस भी आते हैं और बच्चे उनको गलत करते हैं। तो आपको मॉडर्न डेफिनेशन एज इट इज याद रहना चाहिए कि हार्मोन्स आर, अब पूछ दिया जाए एक सेम ऐसे डेफिनेशन लिख दे कि हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल विच एक्ट एज इंटरसेलुलर एंड प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, और नीचे में ऑप्शन रहे हेयर इंटरसेलुलर मैसेंजर मीन्स, और उसमें डिफरेंट ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन क्या रहेगा? बिटवीन हार्मोन प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर एंड डीसी को आपको कोई भी दो सेल के बीच में नहीं, किसके किसके बीच में? एंड टारगेट साइट। ठीक है ना? ये हो गया। अ नंबर ऑफ न्यू, अब देखो, अब यहाँ पे इसके आगे की बात हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। क्या बोल रहा है? द न्यू definition cover a number of new molecules in addition to the hormones secreted by organized endocrine gland। समझ में आ रहा है ना? ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन ग्लैंड के अलावा भी तो बहुत सारे हार्मोन प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है ना। अब देखो फिर कह रहा है इनवर्टिब्रेट पॉजेज वेरी सिंपल इंडोक्राइन सिस्टम विथ फ्यू हार्मोन्स। लास्ट क्लास में इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट की बात किया था ना, क्यों किया था? इसलिए तो किया था। इनवर्टिब्रेट में कुछ हार्मोन पैदा होता है या बहुत सारे? कुछ। और उसका इंडोक्राइन सिस्टम सिंपल होता है या कॉम्प्लेक्स? सिंपल। और वर्टिब्रेट का क्या होगा? कॉम्प्लेक्स। और कम पैदा होगा या बहुत सारा? तो what is the difference between a hormone produced from the invertebrate and vertebrate? Invertebrate produce less number of hormone and invertebrate have simple endocrine system. Vertebrate produce more number of neurons and have better endocrine system, better more complex endocrine system. तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना है कि invertebrate possess very simple endocrine system with few hormones, whereas large number of chemical act as hormone and provide coordination in the vertebrate। कोई दिक्कत? अब देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये डायग्राम को बताया था कि अब देखो द इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूट द इंडोक्राइन। तो आज के बाद आपसे पूछा जाए कि इंडोक्राइन सिस्टम इंक्लूड well organized endocrine gland, दूसरा हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यू ऑब्लिक cells and several other non-endocrine structures which produce which factor? और है कि नहीं एनसीईआरटी में? फ्रूट फैक्टर।
क्लास का मतलब होना चाहिए कि मैक्सिमम चीज़ें क्लास में आपको, तो ये तीनों आ जाएगा इंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। हालांकि यहाँ पे सिर्फ 2 बात लिखा है, लेकिन आपको ये तीनों याद रखना है। ये अब देखिए, वेल ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन ग्लैंड की बात किया है, तो कौन कौन से हैं अब सबको मालूम है। पिट्यूटरी, पिट्यूटरी का दूसरा नाम पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियाज, पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनाड्स आर वेल ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन बॉडीज इन आवर बॉडी। आपसे कहा जाए, अब देखो इसमें हाइपोथैलेमस नहीं लिखा है। क्या नहीं लिखा है? तो आपसे पूछा जाए कि ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन बॉडी इन ह्यूमन बॉडी, ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन बॉडीज इन ह्यूमन बॉडी, तो क्या उसमें हाइपोथैलेमस होगा? यस होगा, हाइपोथैलेमस इज आल्सो वेल ऑर्गेनाइज। लेकिन हाइपोथैलेमस एक ऐसा इंडोक्राइन ग्लैंड है, देखो हाइपोथैलेमस में और रेस्ट ऑफ में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे हाइपोथैलेमस लिखा नहीं है और बाकी में क्या डिफरेंस है? तो हाइपोथैलेमस का खाली इंडोक्राइन फंक्शन नहीं है, उसके बहुत सारे नॉन इंडोक्राइन, जैसे आपने पढ़ा होगा थर्ड सेंटर, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर, सेक्सुअल डिजायर सेंटर, एपेटाइट सेंटर, हंगर सेंटर, ठीक है। तो वो सब कौन का तो हाइपोथैलेमस एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर वेल ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन स्ट्रक्चर भी है और प्लस उसके बहुत सारे नॉन इंडोक्राइन फंक्शन है, लेकिन एक्सोक्राइन फंक्शन नहीं है। एक्सोक्राइन फंक्शन नहीं है, याद करो लास्ट क्लास में मैंने बताया था। एक्सोक्राइन फंक्शन का मतलब सब्सटेंसेस सेक्रेटेड फ्रॉम एक्सोक्राइन ग्लैंड, और 12-13 सब्सटेंस के नाम लिखाए थे, उनमें से कोई भी सब्सटेंस पड़ता है हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस नहीं करता है। तो हाइपोथैलेमस इज आल्सो वेल ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन बॉडी। तो इसमें लिखा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हाइपोथैलेमस नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हाइपोथैलेमस नहीं होता है। अब देखो उसके आगे लिखता है सम अदर ऑर्गन्स लाइक जीआईटी, लीवर, किडनी, हार्ट आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन। अब ये इन्हीं के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी हो गई, नीचे में यहाँ तक का हम लोगों ने एनसीईआरटी की बात को डिस्कस कर लिया। अब जो है ये लिख लिया, देखो अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंट इंडोक्राइन ग्लैंड। तो सबसे पहले किस इंडोक्राइन ग्लैंड की बात करेंगे? लेकिन हाइपोथैलेमस को सिर्फ इंडोक्राइन ग्लैंड कहना ठीक नहीं। इट इज नॉट ओनली इंडोक्राइन ग्लैंड बट इट हैव सेवरल अदर वर्क। इट इज अ पार्ट ऑफ डायंसेफलन, इट इज अ पार्ट ऑफ। सबसे पहले तो बात यही लिखो, अब देखो डायंसेफलॉन क्या होता है, तो ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं एक आइडिया देता हूँ। देखो ये हमारे फोर ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होता है और उसको हम लोग कहते हैं, एक नहीं 2 स्ट्रक्चर होता है ओवल शेप में मिड ब्रेन के ऊपर, और इसको हम लोग कहते हैं थैलेमस। हमारे मिड ब्रेन में किसके ऊपर? फोर ब्रेन में मिड ब्रेन के जस्ट ऊपर। ये पिंक कलर क्या है? मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन है। अभी आप थोड़ा सा, अगर जिनको आइडिया नहीं हो घबराए नहीं, ये न्यूरल कंट्रोल का बात है, ये मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन के राइट एंड लेफ्ट साइड में क्या होता है? तो थैलेमस। ये क्या है? सिर्फ डायग्राम बना ले तो बेहतर रहेगा। ये है, और थैलेमस के ऊपर यहाँ से ये कनेक्टेड रहता है एपीथैलेमस से। किससे कनेक्टेड रहता है? एपीथैलेमस। और ये नीचे में इससे अटैच रहता है, इसके दोनों एंड से यहाँ पे एपी। एपी नीचे में क्या होगा? थैलेमस के नीचे क्या होगा? तो ये क्या है? हाइपो। अब देखो इन चारों ने मिलकर एक कमरा बना दिया। इस कमरे में तुम्हारे क्लास का एक सबसे शरारती बच्चा यहाँ बैठा होगा, खड़ा है। कौन है रे तुम्हारे क्लास का सबसे शरारती बच्चा? अभी नहीं पता होगा तो 15 दिन के बाद पता चलेगा। ये यहाँ खड़ा है, ठीक है। तुम्हारे क्लास का एक सबसे शरारती बच्चा ये यहाँ पे खड़ा है। तो बताओ इस शरारती बच्चा के सर पे क्या है? रूप रूप क्या है? एपिथेल। इसका फ्लोर क्या है? हाइपोथैलेमस। और इसका लेटरल वॉल क्या है?
लेटरल वाल क्या है? थैलेमस। अब देखो क्या लिखता है आपके एनसीईआरटी में, उस कमरे का बेसल पार्ट क्या है? इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? डायनसेफ्लॉन। इस पूरे स्ट्रक्चर को बेटा क्या कहते हैं? इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? डायनसेफ्लॉन। और इस डायनसेफ्लॉन का बेसल पार्ट क्या है? हाइपोथैलेमस। तो यही तो लिखा है एनसीईआरटी में, ये हाइपोथैलेमस इज अ बेसल पार्ट ऑफ। भाई ऊपर में एपिथैलेमस, राइट में लेफ्ट में थैलेमस, और बेसल पार्ट में हाइपोथैलेमस। तो एनसीईआरटी में पहला क्या लिखता है? पार्ट ऑफ द एंसेफ्लॉन, और ब्रैकेट में लिखेंगे बेसल ऑफ द। दूसरा, डायनसेफ्लॉन itself is a part of forebrain. Part of which brain? Forebrain. Part of forebrain. तो आपको दो बात याद रखना है। एक बात क्या याद रखना है कि बेसल पार्ट, दूसरा डायनसेफ्लॉन किसका पार्ट है? फोरब्रेन। अब देखो हाइपोथैलेमस जो होता है ना, ये मिड, देखो मान लो ये किसी का लेटरल व्यू इमेज है ब्रेन का, ये मिड ब्रेन है, ये पॉन्स है, ये मेडुला है, और नीचे में स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पे सेरिबेलम है, रूम होगा, ये क्या है, और ये बनाना मत, डोंट ड्रॉ दिस। तो ये हाइपोथैलेमस का लोकेशन कहाँ पे है? दिस इज द लोकेशन ऑफ, दिस इज द लोकेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। कहाँ पे लोकेटेड है? मिड ब्रेन के वेंट्रल साइड में या डोर्सल साइड में? ये मिड ब्रेन है। और इस इंसान का नाक इधर है, नाक यहाँ पे। तो इधर कौन सा साइड होगा? वेंट्रल। और इधर कौन सा साइड होगा? तो मिड ब्रेन के वेंट्रल साइड में हाइपोथैलेमस है कि डोर्सल साइड में? तो ये याद रखना होगा, डायग्राम मत बनाओ। हाइपोथैलेमस, तो आपको लिख ये दम याद रखना होगा कि हाइपोथैलेमस लोकेटेड वेंट्रल टू मिड ब्रेन, वेंट्रल साइड टू ऑफ मिड ब्रेन, ये बात आपको याद रखना होगा। हाइपोथैलेमस located on ventral side of और इस हाइपोथैलेमस के नीचे, ये हाइपोथैलेमस है, ये क्या चीज़ है? हाइपो। और इन्फीरियरली ये किससे अटैच रहता है? हाइपोफाइसिस से अभी डिस्कस करेंगे। तो इस हाइपोथैलेमस को अगर आप ये लिख लिया, इज अ पार्ट ऑफ डायनसेफ्लॉन, बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफ्लॉन। दूसरा, डायनसेफ्लॉन itself इज अ पार्ट ऑफ फोरब्रेन। ये दो बात आपको एकदम याद रखना है। तीसरा, आपको ये पॉइंट लिखना है, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, डोंट ड्रॉ दिस डायग्राम, पढ़ाएंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। हाइपोथैलेमस लोकेटेड ऑन वेंट्रल साइड ऑफ मिड ब्रेन, वेंट्रल साइड ऑफ मिड ब्रेन। यहाँ पे इनका ये नाक है, और यहाँ इनका ये आँख है, ये आँख है। चलो, तो आज के बाद कोई पूछे कि डायनसेफ्लॉन का बेसल पार्ट कौन कंस्टिट्यूट करता है? हाइपोथैलेमस। या डायनसेफ्लॉन के बेस पे क्या है? हाइपोथैलेमस। अब इस हाइपोथैलेमस को अगर आप इसका सेक्शन लिए, मान लिया हमने ये हाइपोथैलेमस है, इसको हमने ऐसे आगे से इसका थोड़ा सा सेक्शन यहाँ से काट दिया, और उसके बाद इसके अंदर देखा, इसको ऐसे काट दिया, यहाँ से इसको उड़ा के फेंक दिया, इसके अंदर देखा, तो इसमें हम लोग को क्या दिखता है? हाइपोथैलेमस के अंदर में क्या दिखता है? व्हाट वी सी? न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई नाम सुना है? सुना होगा? नहीं, जबरदस्ती मत कहो जी, बार बार पूछने से, ठीक है ना। देखो
हाइपोथैलेमस है, ये जैसे हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के अंदर यहाँ पे न्यूरोनल सेल बॉडीज के कलेक्शंस हैं। क्या है? न्यूरोनल सेल बॉडीज के अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के, और बहुत सारे न्यूरोनल सेल बॉडी के कलेक्शन है। दीज आर द कलेक्शन ऑफ, अब ये नहीं पूछना कि सर, कहना कि सर न्यूरोनल सेल बॉडीज क्या होता है। दीज आर द कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल। और इस न्यूरोनल सेल बॉडी का जो कलेक्शन है, इससे क्या निकलेगा? एक्जन फाइबर। ये एक्जन फाइबर निकल रहा है, इससे क्या निकलेगा? एक्जन फाइबर। इधर भी जा सकता है ये एक्जन फाइबर। तो हाइपोथैलेमस में बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं और उससे निकलता हुआ एक्सॉन फाइबर। तो ये येलो येलो को क्या कहेंगे? न्यूक्लियाई। येलो येलो को क्या कहेंगे? न्यूक्लियाई। तो हाइपोथैलेमस के अंदर एक न्यूक्लियाई की बहुत सारे, बहुत सारे, बहुत सारे, और ये अलग अलग न्यूक्लियाई अलग अलग काम करता है। जैसे कुछ आपको भूख लगाता है, कुछ आपको प्यास लगाता है, कुछ आपको के बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, कोई कुछ नहीं, कोई एक बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, कोई भूख लगाता है, कोई प्यास लगाता है, कोई सेक्सुअल डिजायर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन्हीं में से कुछ 2 3 4 न्यूक्लियाई जो है ना, वो कैसे वर्क करता है? दे वर्क एज ए इंडोक्राइन स्ट्रक्चर। दे वर्क एज ए इंडोक्राइन स्ट्रक्चर। मतलब उसे क्या पैदा होगा? हार्मोन। क्या पैदा होगा? हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, उनमें से डायग्राम नहीं बनाओ, सर्टेन न्यूक्लियाई ऑफ, क्या बना लो, बनाना चाहो ऑफ, एक नहीं एक से ज्यादा, सर्टेन न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस responsible for synthesis of hormone। तो इसको हम क्या कहेंगे? दे आर दीज न्यूक्लियाई वर्क एज ए इंडोक्राइन स्ट्रक्चर। दीज न्यूक्लियाई एक्ट एज ए इंडोक्राइन। एंड व्हाट इज न्यूक्लियाई? अगर किसी बच्चे को बिल्कुल नहीं मालूम हो, उनके लिए मैं लिख दे रहा हूं। तो न्यूक्लियाई का मतलब है कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज, न्यूरोनल सेल बॉडीज इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, या विदिन लिख लो, अभी के लिए आप लोग विदिन लिख लो, विदिन सेंट्रल नर्वस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। कौन? हाइपोथैलेमस। और उसके अंदर ये कलेक्शन ऑफ न्यूरल सेल बॉडी के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियाई। तो इसमें बहुत सारे हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूक्लियाई है। उनमें से कुछ न्यूक्लियाई कैसे वर्क करते हैं? हार्मोन प्रोडक्शन का काम करते हैं, और उसको कहते हैं कि वो वर्क एज ए इंडोक्राइन स्ट्रक्चर। अब इन न्यूक्लियाई का नाम आपको नहीं पढ़ना है, एज ए तो हम लोग इस चैप्टर में हाइपोथैलेमस के इंडोक्राइन फंक्शन को पढ़ेंगे या कुछ और फंक्शन को? ओनली अबाउट द इंडोक्राइन फंक्शन। नॉन इंडोक्राइन फंक्शन का कहाँ पढ़ेंगे? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे कौन सा फंक्शन पढ़ेंगे? इंडो केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो हाइपोथैलेमस से कौन से हार्मोन पैदा होता है, कब पैदा होता है, ये बताओ। किसी भी इंडोक्राइन, ये इसको छोड़ो, किसी भी इंडोक्राइन ग्लैंड से ऑल द टाइम हार्मोन पैदा होता है या कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में पैदा होता है? कोई भी ऐसा इंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन पैदा कर रहा हो ऑल द टाइम, लिमिटेड क्वांटिटी में कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये अपना रिलीज जो है रोकता है स्पेसिफिक। जैसे थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का नाम सुना है ना? तो थायराइड ग्लैंड लिमिटेड क्वांटिटी में T3 T4 24/7 सिंथेसिस एंड रिलीज करता रहता है। क्यों करता है? क्योंकि वो हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, मतलब उसको सुचारू रूप से रखता है। लेकिन अब थायराइड ग्लैंड को एक्सेसिव T3 या T4 पैदा करना है तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में, या अपने प्रोडक्शन को रोक देना है तो किसी स्पेसिफिक कंडीशन। वैसे ही हाइपोथैलेमस अपने जो भी हॉर्मोन्स हैं, क्या वो ऑल द टाइम इक्वल क्वांटिटी में नहीं, कुछ कभी ज़्यादा कभी कम, कि स्पेसिफिक कंडीशन में बहुत ज़्यादा, कि कंडीशन में बहुत कम। और हाइपोथैलेमस ही नहीं, हर एक इंडोक्राइन। तो हमेशा याद रखना, हार्मोन प्रोडक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक
निगेटिव। हार्मोन का प्रोडक्शन जो है फीडबैक से कंट्रोल होता है। किससे कंट्रोल होता है? फीडबैक से। फीडबैक का मतलब समझते हो क्या होता है? फीडबैक का मतलब क्या होता है? देखो, किसने बोला सिग्नल? क्या नाम है आपका? हाँ, नियामत हुसैन। अब नियामत साहब हैं, इन्होंने अभी आंसर दिया। अभी ये मैं क्लास से बाहर जाऊंगा, इनके पापा आएंगे और पूछेंगे नियामत का सर क्या लगता है, कुछ हो सकता है? मैं उनको फीडबैक दूंगा रिलेटेड विथ यस ही इज अ गुड स्टूडेंट और इज अ लोफर स्टूडेंट। तो अगर मैंने गुड स्टूडेंट कहा तो ये कौन सा फीडबैक हुआ? पॉजिटिव। और मैंने कहा लोफर तो कौन सा हुआ? तो फीडबैक का मतलब समझते हैं? बैठ जाओ। फीडबैक का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ के प्रेजेंस के बारे में उस बताना। जैसे मैं यहाँ आके आपको पढ़ाता हूँ, उसके बाद आप निकल के आपसे कोई आता है मीडिया वाला कि हाँ सादिक सर ने कैसे पढ़ाया, आप फीडबैक देंगे। अच्छा पढ़ाया, बुरा पढ़ाया। अच्छा पढ़ाया, पॉजिटिव। बुरा पढ़ाया, नेगेटिव। समझे बात? तो फीडबैक वैसे ही हमारे बॉडी में, जैसे मान लो सपोज करो तुमने अभी गर्मी का मौसम है, अभी 13 बजे यहाँ से निकले, पैदल साइकिल चला के घर पहुँचे और ग्लूकॉन डी का पैकेट रखा हुआ था, ले धनाधन धनाधन 4 गिलास ग्लूकॉन डी पी लिया। अब आपके बॉडी में क्या हुआ? ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज का एब्जॉर्ब हो गया। अब उस ग्लूकोज को कम करना है, बहुत सारा ग्लूकोज आ गया, ग्लूकोज इज सिग्नल। तो उस सिग्नल को देख के आपके पैंक्रियाज से क्या पैदा होना शुरू हो जाएगा? इंसुलिन। तो प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इज फीड फीड फीड, और उसके रेस्पॉन्स में जो दे रहा है कौन? पैंक्रियाज। तो वो क्या कहलाएगा? फीडबैक। वो क्या कहलाएगा? फीडबैक। ग्लूकोज इज फीड, खाना, और इंसुलिन उसके रिस्पॉन्स में दे रहा है कि यार तुमको कम करना है, तो ये क्या कहलाएगा? फीडबैक। अब ये ग्लूकोज को कम कर रहा है, ये ग्लूकोज को क्या कर रहा है? कम कर रहा है कि बढ़ा रहा है? कम कर रहा है। तो ये निगेटिव हुआ या पॉजिटिव हुआ? नहीं। और अगर ग्लूकोज को बढ़ा देता तो क्या कहलाता है? तो मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस अंडर द निगेटिव फीडबैक, ओनली वेरी फ्यू हार्मोन प्रोड्यूस अंडर पॉजिटिव। ये लाइन लिख लो, डायरेक्ट नीट में आ सकता है। मेजोरिटी ऑफ हार्मोन प्रोडक्शन अंडर negative feedback, but certain hormone also under positive feedback. Positive feed under positive, also under positive feedback. Majority of hormone production under negative feedback, but certain hormones, hormones लिखना चाहिए, प्रोडक्शन ऑल्सो अंडर पॉजिटिव फीडबैक। मान लिया ग्लूकोज गया और आपके बॉडी में ऐसा हार्मोन पैदा होने लगा कि वो और ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने लगे, इमेजिन करो, तो ये क्या कहलाएगा? पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, क्या कहलाएगा? पॉजिटिव फीडबैक। अब देखो यहाँ हमारे बुक में और हाइपोथैलेमस का सबसे पहला बात ये लिखा है कि देखो बेसल पार्ट ऑफ द एंसेफ्लॉन और ब्रैकेट एक कॉमा लिख दिया है फोरब्रेन। इसका मतलब क्या है? बेसल पार्ट ऑफ फोरब्रेन नहीं, द एंसेफ्लॉन किसका पार्ट है? अब बच्चे लिख देंगे, ऑप्शन आएगा हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ, और आएगा ऑप्शन द एंसेफ्लॉन, ऑप्शन बी रहेगा फोरब्रेन, और ऑप्शन सी रहेगा बोथ। बच्चे क्या करके आ जाएंगे? बोथ। और ये गलत हो जाएगा, और ये गलत हो जाएगा। मेरे बात को, फोरब्रेन का बेसल पार्ट नहीं है, फोरब्रेन का पार्ट क्या है? द एंसेफ्लॉन। फोरब्रेन का पार्ट क्या है? द एंसेफ्लॉन। और द एंसेफ्लॉन का बेसल पार्ट क्या है? हाइपोथैलेमस। तो ये ध्यान रखना। अब देखो इससे जो हार्मोन पैदा होता है, उस हार्मोन का मेन काम क्या होता है? तो ये हार्मोन जो है ना, हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को रेगुलेट करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मेरे सवाल का आंसर दो भाई। हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन्स पैदा हुए हैं, उस हमारे वो हार्मोन्स हमारे बॉडी के बहुत सारे काम को रेगुलेट करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बोथ। बोथ। लेकिन मोस्टली
इनडायरेक्टली। क्यों? क्योंकि इससे जो हार्मोन पैदा होता है ना हाइपोथैलेमस से, देखो प्लीज, हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन पैदा होता है ना, वो हार्मोन किसी दूसरे इंडोक्राइन ग्लैंड पे ज्यादातर केसेस में जाके वर्क करता है। फिर वो दूसरे इंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन पैदा होता है ना, हो सकता है वो तीसरे इंडोक्राइन ग्लैंड पे वर्क करे और फिर वो हमारे बॉडी फंक्शन को। तो ये डायरेक्टली हुआ या इनडायरेक्टली हुआ? इनडायरेक्टली। हाँ, कुछ हार्मोन डायरेक्टली भी करता है। तो आपको ये याद रखना है कि हाइपोथैलेमस रेगुलेट वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन बोथ इनडायरेक्टली एंड डायरेक्ट, लेकिन मेजॉरिटी इनडायरेक्ट। लिखेंगे हाइपोथैलेमस रेगुलेट मेजॉरिटी ऑफ बॉडी फंक्शन both indirectly majority and type। जैसे देखो, हाइपोथैलेमस से हार्मोन पैदा होता है ऑक्सीटोसिन, हम सुना होगा, वासोप्रेसिन, जिसका दूसरा नाम क्या है? एडी। तो ये हमारे बॉडी फंक्शन को डायरेक्टली रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस से पैदा होता है बहुत सारे रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स या रिलीजिंग और इनहिबिटिंग फैक्टर्स। वो डायरेक्टली नहीं करता है, वो कैसे करता है? तो हाइपोथैलेमस से टोटल कितने हार्मोन है? 11, जिसमें से 9 जो है इनडायरेक्टली करता है और 2 जो है ज्यादातर कौन कर रहा है? इनडायरेक्टली या डायरेक्टली? तो आपको आज के बाद ये याद रखना है कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों करता है। अब देखो, इट कॉन्टेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई। देखो न्यूक्लियाई का डेफिनेशन, दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियाई। आप याद रखना, ये न्यूक्लियाई का डेफिनेशन नहीं है जो यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे ये जुगाड़ के बात कहते हैं ना, जुगाड़। अच्छा, ये अलीगढ़ में बच्चे जुगाड़ को बोलते हैं, तो ये जुगाड़ बात है। जुगाड़ बात यहाँ पे समझाने के लिए लिख दिया है। तो क्या कहता है, अभी मैंने जो डायग्राम बनाया था ऐसे ही नहीं फालतू का बनाया था। यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं। दीज न्यूक्लियाई आर कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन सेल, जिसमें से हमने मान लिया, क्या मान लिया? कि ये वाला न्यूक्लियाई और ये वाला न्यूक्लियाई हार्मोन पैदा करता है। ये वाला न्यूक्लियाई और ये वाला न्यूक्लियाई क्या पैदा करता है? बाकी का दूसरा काम करता है। तो इन न्यूक्लियाई को हम कहेंगे कि दे वर्क एज ए इंडोक्राइन स्ट्रक्चर। प्लीज लिसन, इसके अंदर जो न्यूरोनल सेल्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे? न्यूरोसेक्रेट, न्यूरो सेल्स। न्यूरोसेक्रेटरी सेल का मतलब वो न्यूरॉन्स जो हार्मोन प्रोडक्शन करे उसको क्या कहते हैं? न्यूरोसेक्रेटरी। तो इन सब न्यूक्लियाई के न्यूरल सेल्स को न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स नहीं कहेंगे। इसके किसको कहेंगे? इन दोनों। इन दोनों को क्या कहेंगे? इनके न्यूरोनल सेल्स को क्या कहेंगे? तो लिखेंगे, एक पॉइंट लिखेंगे, ये बात आपको लिखना ही पड़ेगा। आर दोज सेल्स, दोज न्यूरोनल सेल्स which produce and release hormone। तो ये फाउंड इन न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस, pineal gland and also seen in adrenal medulla। अब ये बात आपको बिल्कुल अभी नहीं समझ में आएगी जो मैं नीचे वाला लिखा हूँ। अब लेकिन आपको ये याद रखना है कि कोई भी न्यूरॉन जो हार्मोन पैदा करे उसको क्या कहेंगे? कोई भी हार्मोन, कोई भी न्यूरॉन जो हार्मोन पैदा करे उसको क्या कहेंगे? कोई भी न्यूरॉन जो हार्मोन पैदा करे उसको क्या कहेंगे? तो हाइपोथैलेमस के इन न्यूक्लियाई में हार्मोन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स हैं, तो इनको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अब देखो, हार्मोन ही है और हार्मोन जल्दी न्यूरॉन से पैदा नहीं होता है, लेकिन कुछ हार्मोन न्यूरॉन से पैदा होता है। तो जो हार्मोन न्यूरॉन से पैदा होगा उसको क्या नाम क्या दे देंगे? न्यूरो हार्मोन्स। क्या नाम दे देंगे? हार्मोन ही है लेकिन न्यूरॉन से पैदा हो रहा है तो उसका नाम क्या दे देंगे? न्यूरो हार्मोन। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय
न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, और ये भी एनसीईआरटी में है, और नोन एज व्हाट, न्यूरो हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस से जो भी हार्मोन पैदा होगा, दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ, ऑल हाइपोथैलेमिक हार्मोन आर एग्जांपल ऑफ न्यूरो हार्मोन, ऑल हाइपोथैलेमिक हार्मोन आर न्यूरो हार्मोन, ऑल हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स आर एग्जांपल ऑफ न्यूरो हार्मोन। पिनियल ग्लैंड से जो हार्मोन पैदा होता है वो भी, एडनल मेडुला से जो पैदा होता है वो भी, लेकिन अभी सिर्फ ये लिखिए। तो न्यूरो सेक्रेट, देखो यहाँ पे जो आपके लिखा है कि न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स मेक द न्यूक्लियाई, तो ये बात ठीक है, लेकिन ओनली न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स करना ठीक नहीं है। कोई भी देखो, न्यूक्लियाई क्या है, कलेक्स, देखो न्यूरॉन्स आप सबको मालूम है, जनरली ज़्यादातर न्यूरॉन कैसा होता है, ऐसे ही तो होता है ज़्यादातर न्यूरॉन। ये डायग्राम आपको मालूम है, सब 9th 10th से 8th क्लास से पढ़ते हैं। ये क्या है, डेंड्राइट्स। तो ये इसमें ये वाला रीजन क्या कहलाता है, सेल बॉडी। अब ऐसे बहुत हजारों सेल बॉडी एक साथ आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियर। ऐसे हजारों सेल बॉडी एक साथ आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, तो न्यूक्लियाई इज द कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडी। तो अब ये जब ये एक साथ आएगा तो उसका एक्जन फाइबर भी तो होगा ना कहीं। तो कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडी इज नोन एज न्यूक्लियाई। ये न्यूक्लियाई का डेफिनेशन होता है। और कहाँ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। कहाँ पे है, इनसाइड सेंट्रल नर्वस, कहीं हर जगह नहीं, विद इन सेंट्रल नर्वस। ये बात याद रखना है कि कलेक्शन ऑफ न्यूरल सेल। अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में जो लिख दिया है कि इट कॉन्टेन सेवरल ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई, तो ये किस रेस्पेक्ट में लिखा है कि यहाँ पे वो न्यूक्लियाई जो हार्मोन पैदा कर रहे हैं उस रेस्पेक्ट में लिखा है। एंड दीज हार्मोन नोन एज न्यूरो हार्मोन, एंड दीज हार्मोन, अब उसके बाद आगे की बात करते हैं। दीज हार्मोन आर नोन एज न्यूरो हार्मोन। अब देखो, आप सबको मैंने बताया था अभी, ये लिख लिया ना। अब देखो ये बात आपको हाइपोथैलेमस के अलावा पिनियल ग्लैंड इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे आगे। अब देखो ये हमने अभी डायग्राम बनाया था, इस डायग्राम में मैं बाकी चीज़ों को यहाँ से, ये आपका क्या है, हाइपोथैलेमस। व्हाट इज दिस, दिस इज, बोलना कि 1 घंटे बाद कॉल करें। ये क्या है, हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस से नीचे की तरफ एक प्रोजेक्शन होता है ऐसे, इसको क्या कहते हैं, नहीं मालूम होगा शायद, नहीं मालूम होगा, तुम लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा। इसको कहते हैं मेडियन एमिनेंस, जरूरत नहीं है जरूरत। उसके बाद यहाँ पे ऐसे होता है ये, फिर ये देखो, तो इस इतना बड़ा नहीं था, मैंने इसको अनप्रोपोर्शनली लार्ज कर दिया ताकि पीछे तक दिखे। इस इसमें से इस लाल वाले को क्या कहते हैं, ऊपर वाले इस लाल को क्या कहते हैं, ये आपको नहीं मालूम होगा, जरूरत भी नहीं है। इसको कहते हैं मेडियन एमिनेंस। उसके बाद इसको क्या कहते हैं बताइए, ये तो मालूम होना चाहिए, ये आपके बुक में। व्हाट इज दिस, जिसको हम ग्रीन से ये कर रहे हैं, ये क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, हाँ इनफंडिबुलम। ये क्या कहलाता है, इनफंडिबुलम। और नीचे में ये जो स्ट्रक्चर है, इस पूरे को हम क्या कहते हैं, हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस या पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आपसे मैं कहूं हाइपोथैलेमस अटैच टू द हाइपोफाइसिस थ्रू इनफंडिबुलम, आपके लिए मेडियन एमिनेंस का नाम जानना जरूरी नहीं है। हालांकि ये मेडियन एमिनेंस कहलाता है, लेकिन ये आपके बुक में नहीं है ना, आपसे कभी पूछा जाएगा, मैं अपना लिख के दे रहा हूँ, नहीं पूछा जाएगा, तो इसको जरूरत नहीं है आपको जानने का। लेकिन आपको ये याद रखना है, ये क्या कहलाता है, इनफंडिबुलम। तो हम कहेंगे, ये आपको याद रखना है कि हाइपोथैलेमस अटैच टू द हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड,
थ्रू इनफंडिबुलम। ये लाइन पूछा जा सकता है। हाइपोथैलेमस अटैच टू द हाइपोफाइसिस थ्रू इनफंडिबुलम। मेरिडियन एमिनेंस मत याद रखना, नहीं पूछा जाएगा, कभी नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाए कि हाइपोथैलेमस इंफेरियरली अटैच टू द हाइपोफाइसिस और पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोफाइसिस इज अदर नेम ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, थ्रू विच स्ट्रक्चर यू मस्ट से इनफंडिबुलम। अब देखो, हाइपोथैलेमस से बहुत सारा हार्मोन पैदा होता है, और सारे के सारे हार्मोन क्या कहलाएंगे? न्यूरो हार्मोन। और वो न्यूरो हार्मोन इस हाइपोफाइसिस में कैसे पहुंचेगा? किसके जरिए? ब्लड के जरिए, लिम्फ के जरिए, एक्सॉन के जरिए? नहीं, मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर, मैंने जितना ऑप्शन दिया, मैंने क्या कहा? हाइपोथैलेमस में, ये हाइपोथैलेमस है, ये हाइपो, मुझे मालूम है आप लोग को बहुत आता है, ठीक है ना, ये हाइपोथैलेमस है। इस हाइपोथैलेमस से बहुत सारे हार्मोन पैदा हुए। ये हार्मोन हाइपोफाइसिस में आएंगे वाया ब्लड, वाया लिम्फ, वाया एक्सॉन। ऑल नहीं कहें, लिम्फ का यहाँ पे डिस्कशन क्यों? क्योंकि लिम्फ इज एब्सेंट इन सीएनएस। बात को आपको क्या करना होगा? एक्सॉन एंड, तो हाइपोथैलेमस से आपके हाइपोफाइसिस में जो हार्मोन ट्रांसपोर्ट होगा वाया एक्सॉन एंड थ्रू, ये दो बात याद रखें। कौन से? लिम्फ। लिम्फ इज एब्सेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम। तो लिखेंगे ब्लड फ्रॉम, ब्लड करें, हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू हाइपोफाइसिस थ्रू एक्सॉन फाइबर और एक्सॉन फाइबर और थ्रू। अब देखो, यहाँ पे ये डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा। ये आपका, मैं हाइपोथैलेमस बना, इस हाइपोथैलेमस के अंदर यहाँ से इससे अटैच है, जो भी का नाम आपको ज़रूरत नहीं है, ऐसे इसको मेरिडियन एमिनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरिडियन एमिनेंस, लेकिन ज़रूरत नहीं है आपको याद रखने का। उसका ये नीचे हो गया और इसको, ये हो गया आपका हाइपो, ये हो गया मेडियन अब देखो, इसमें यहाँ पे एक न्यूक्लियाई, ये आपका क्या है? हाइपोथैलेमस। इसको आप लिख लो पहले, हाइपो, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहोगे? इन फंडी। तो भाई साहब का नाक इस भाई साहब का इधर है, तो ये कौन सा साइड होगा? वेंट्रल, या इसको कई बार एंटेरियर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? और इधर क्या होगा? डोर्सल या पोस्टेरियर। नाक किधर है उनका? उस साइड। अब देखो,
यहाँ पे नीचे में यहाँ से शुरुआत हो गई ग्लैंड की। अब देखो यहाँ पे एक न्यूक्लियाई है, ये न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई इज द कलेक्शन ऑफ, बोलो न्यूक्लियाई इज द कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडी, और उससे एक्शन फाइबर निकला, और यह एक्शन फाइबर यहाँ पे आया। एक निकलेगा कि लाखों हजारों लाखों एक्शन फाइबर आए, और वो हजारों लाखों एक्शन फाइबर डायरेक्टली कहाँ पहुंचे, यहाँ पे। एक और है न्यूक्लियाई, और इससे भी कलेक्शन ऑफ एक्शन फाइबर निकला, और यहाँ पे। तो ये दो न्यूक्लियाई है कहाँ पे, हाइपोथैलेमस में, और उससे एक्सन फाइबर वाया मेडियन एमिनेंस एंड इन्फंडिबुलम कहाँ आया, इस हाइपोथैलेमस के पिट्यूटरी ग्लैंड के इस पोर्शन में। कौन से, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड वाले पोर्शन में या एंटीरियर साइड वाले में, पोस्टीरियर। इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस से एक्सन फाइबर, जो कि उसके न्यूक्लियाई से, ये कलेक्शन ऑफ एक्सन फाइबर से, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, कलेक्शन ऑफ एक्सन फाइबर। इसका स्पेसिफिक नाम होता है, बताएंगे। ये कलेक्शन ऑफ एक्सन फाइबर्स डायरेक्टली कहाँ पहुंचा, पोस्टीरियर। अब यहाँ पे एक और न्यूक्लियाई है हाइपोथैलेमस में, ये, और इससे एक्सन फाइबर यहीं पे खत्म हो गया। इससे एक्सन फाइबर कहाँ खत्म हो गया, गॉट द पॉइंट। और इससे एक्सन फाइबर कहाँ तक आया भाई साहब, वो एकदम लंबा सा एक्सन फाइबर है, और पहुंच गया कहाँ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कहाँ पहुंच गया। और देखो ये तीनों न्यूक्लियाई, हालांकि और भी न्यूक्लियाई होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ 3 न्यूक्लियाई। ये तीनों न्यूक्लियाई कैसे वर्क कर रहा है, इंडोक्राइन। अच्छा, इन दोनों से भी हार्मोन सिंथेसिस एंड रिलीज हो रहा है, इससे भी हार्मोन सिंथेसिस एंड रिलीज हो रहा है। लेकिन ये बताओ हार्मोन बनता किससे है, सेल बॉडी से, और बनने के बाद एक्सॉन के जरिए जाके रिलीज होगा। अब इसका हार्मोन कहाँ रिलीज होगा, यहाँ पे। तो हाइपोथैलेमस में बना, रिलीज कहाँ हुआ, हाइपोथैलेमस। और इसका हार्मोन बना यहाँ पे, और रिलीज रिलीज कहाँ पे हुआ, यहाँ पे। रिलीज कहाँ पे हुआ, तो ये बताओ यहाँ पे हार्मोन प्रोड्यूस हुआ, हार्मोन बनने के बाद एक्सोनली ट्रांसपोर्ट हुआ पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, या ब्लड के थ्रू, एक्सोनली ट्रांसपोर्ट हुआ या ब्लड के थ्रू, एक्सन फाइबर से। आपसे पूछा जा सकता है इतना क्वेश्चन डायरेक्टली, कि हार्मोन्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस एक्सोनली ट्रांसपोर्टेड टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी। लिख लो, इसको हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, या आप इसको अभी लिखो पोस्टीरियर ही लिखो, ज़्यादा मत लिखो, पोस्टीरियर। हार्मोन्स को इसके न्यूरो हार्मोन लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्सो, और ये एनसीईआरटी में भी है, हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस रीचेज टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्सोनली। कैसे, एक्सोनली। अब आ जाओ, यहाँ पे एक न्यूक्लियाई है, और इस न्यूक्लियाई ने हार्मोन कहाँ पैदा कर दिया, हाइपोथैलेमस। तो ये हार्मोन पैदा हुआ हाइपोथैलेमस में, लेकिन इसका टारगेट साइट हाइपोथैलेमस में नहीं है, कहाँ है, ये हार्मोन पैदा कहाँ हुआ, हाइपो, ये एक न्यूक्लियाई है, और इस न्यूक्लियाई ने हार्मोन पैदा किया, कहाँ पैदा किया, हाइपोथैलेमस के अंदर, और रिलीज भी कहाँ किया, हाइपो। लेकिन इसका टारगेट साइट कहाँ है, इस पोर्शन में। इस पूरे पोर्शन को हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी लिख लो, इंटरमीडिएट छोड़ दो, अभी हम सिर्फ देखो अकॉर्डिंग टू नीड समझना चाह रहे हैं। अच्छा है, एंटीरियर पिट्यूटरी लिख लो, इसको मेदिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस, सब बात की बात। तो भाई ये यहाँ से यहाँ कैसे आएगा, तो ये यहाँ से यहाँ ब्लड के जरिए,
क्या होता है, अब देखो एक ब्लड वेसल है, एक ब्लड वेसल है, मैं पीला कलर से बना रहा हूँ, ये कहाँ सप्लाई हुआ, हाइपोथैलेमस। ये ब्लड वेसल कहाँ सप्लाई हुआ, तो इसको कहते हैं हाइपोथैलेमिक आर्टरी। जरूरत नहीं है नाम आपको याद रखने का। एक ब्लड वेसल है, ये एक ब्लड वेसल है जो कि खून लेके कहाँ पहुंचा, हाइपोथैलेमस। इसको, इस ब्लड वेसल को हम कौन सा आर्टरी कहेंगे, हाइपोथैलेमिक आर्टरी। जरूरत नहीं है आपको ये नाम ध्यान रखने का, हाइपोथैलेमिक आर्टरी। अब ये जैसे हाइपोथैलेमस के अंदर घुसा, ये आर्टरी डिवाइड हो गया कैपिलरीज में। किसमें डिवाइड हुआ, कैपिलरी। और ये कैपिलरीज के अंदर ये कौन सा हार्मोन घुस जाएगा, ये वाला हार्मोन, ये वाला हार्मोन घुस जाएगा कि नहीं। कैपिलरी में पोर्स होता है, उन पोर्स की जगह घुस जाएगा कि नहीं घुस जाएगा, कहाँ गया। अब ये कैपिलरीज जो है यूनाइट होके एक ब्लड वेसल देगा। क्या देगा, एक ब्लड वेसल देगा। और ये ब्लड वेसल कहाँ आएगा, ये ब्लड वेसल कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। और फिर आके यहाँ पे कैपिलरीज देगा, फिर आके यहाँ पे क्या देगा, कैपिलरी। और फिर ये यूनाइट होगा, क्या होगा, यूनाइट। इसको हम कैपिलरीज को इसके दूसरे कलर से बना देते तो ज़्यादा। यहाँ पे फिर ये क्या देगा भाई, कैपिलरीज देगा। कैपिलरीज को किस, क्या देगा, ये कैपिलरी। और ये कैपिलरीज यहाँ पे यूनाइट होके फिर से एक ब्लड वेसल देगा जो बाहर निकल जाए। तो देखो हाइपोथैलेमस में आर्टरी की सप्लाई हुई, वो आर्टरी जाके हाइपोथैलेमस के अंदर कैपिलरी सिस्टम में बना, वो कैपिलरी सिस्टम यूनाइट होके एक ब्लड वेसल दिया जो कि कहाँ आया, एंटीरियर पिट्यूटरी में। और यहाँ पे जब आया तो ये फिर से डिवाइड होकर क्या दिया, कैपिलरीज। अब इसमें कौन सा हार्मोन आएगा, इसके थ्रू, हाइपोथैलेमिक। तो आपसे पूछूं मैं कि हॉर्मोन्स इनटू एंटीरियर पिट्यूटरी फ्रॉम हाइपोथैलेमस रीचेज थ्रू ब्लड और रीचेज थ्रू एक्सॉन, रीचेज थ्रू, तो ये बात लिखो, हॉर्मोन्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस reaches to anterior pituitary ऑब्लिक, ये तीनों हाइपोफाइसिस कर लो, थ्रू तीनों हाइपोफाइसिस थ्रू। अब देखो ये कलेक्शन ऑफ एग्जन फाइबर है, इस कलेक्शन ऑफ एग्जन फाइबर को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं हम लोग, बोलो एनीवन, पूरा नाम बोलो। इस कलेक्शन ऑफ एक्जन फाइबर का क्या नाम देते हैं भाई, इस कलेक्शन ऑफ एक्जन फाइबर, जो कि मान लो ये लाल वाला कलेक्शन है, पिंक वाला कलेक्शन है, इन सब, और ये पूरा है जो होल एक कलेक्शन है, इस कलेक्शन ऑफ एक्जन फाइबर को हम क्या कहेंगे, दोनों कलेक्शन को कंबाइनली, हाइपोथैलेमिक, हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक्ट। आपके बुक में, आपके बुक में क्या कहेंगे, हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल और ट्रैक्ट। ट्रैक्ट का मतलब कलेक्शन ऑफ एक्जन फाइबर, कलेक्शन ऑफ, इसको क्या कहेंगे। और आपके बुक में भी है, ये एनसीईआरटी के बुक में भी है। ये वाला कलेक्शन ये क्या कहलाएगा, हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक्ट, क्या कहलाएगा, तो इसको कहेंगे हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल। हाइपोफिजियल का मतलब अब समझ में आ रहा है, हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखो इस ब्लड वेसल को, इस ब्लड वेसल को हम क्या नाम देंगे,
को मालूम है, अभी लिखा भी हुआ है सामने में। इस ब्लड वेसल को क्या नाम देंगे? जो कि हाइपोथैलेमस से लेके आ रहा है माल और एडिनो हाइपोफाइसिस या एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुंचा रहा है, तो इसको कहेंगे हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल। अब पोर्टल वेन का कंसेप्ट अलग है, वो हम बताएंगे कभी। पोर्टल इसको क्या कहेंगे? हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल। अरे यार अभी सुना होगा, हमास ने, सॉरी हुतीज ने, हुतीज का मतलब यमन में एक कह सकते हो वहाँ का एक मिलिट्री ग्रुप या कुछ भी जो भी आर्मी ग्रुप या टेररिस्ट ग्रुप जो भी कह सकते हो, वो है जो कि इसराइल के एक पोर्ट को उड़ा दिया। पोर्ट का मतलब क्या होता है? बंदरगाह। अच्छा, मीनिंग ऑफ बंदरगाह, समुंदर में के किनारे पे बंदरगाह सब बना होता है। पोर्ट क्या होता है? पोर्ट क्यों बनता है? मान लो इंडिया से सामान भेजना है सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया से सामान लाना है इंडिया, तो क्या होगा? समुद्र के किनारे एक स्पेशल जोन डेवलप किया जाता है, उस जोन के जरिए जहाज पे लोडिंग डीलोडिंग होता है। यहाँ पे ये जोन बनता है, उसको क्या कहते हैं? पोर्ट। बिना पोर्ट के हम सामान नहीं लोड कर सकते कहीं से भी। उस पोर्ट को बनाने में बिलियंस डॉलर खर्च होता है। तो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जब भेजना है, एक कंट्री से दूसरे, तो हम पोर्ट के जरिए सामान को सप्लाई करते हैं। ठीक है, वैसे ही हमारे बॉडी में जब एक ऑर्गन से ब्लड दूसरे ऑर्गन में ब्लड किसी ब्लड वेसल के जरिए जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पोर्टल वेन। अब डिटेल में हम पोर्टल वेन के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो पोर्टल वेन इज नॉट सिमिलर टू अदर वेन्स, इट इज differ from other vein in respect that this vein carry blood from one organ to other organ. One organ hypothalamus, other organ pituitary gland, और कौन सा? एंटीरियर पिट्यूटरी या एडिनोइड। तो हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल वेन ब्रिंग ब्लड फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू एडिनो हाइपो। तो ये बात आपको याद रखना होगा कि नहीं रखना होगा? बिल्कुल रखना होगा। ये हाइपोथैलेमस से, देखो यही दिखाया है, ये कौन सा वेन है? इसको लिख लो आप अपने बुक में। इसको आप क्या लिखोगे? हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन, अब ये बोनी कैविटी की बात अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। हाइपोथैलेमस तो यहाँ तक हो गया। अब देखो, हाइपोथैलेमस से यहाँ इसमें भी हार्मोन आया, यहाँ पे भी हार्मोन आया, यहाँ पे इस लाल वाले न्यूक्लियाई से अलग हार्मोन आया, पिंक वाले न्यूक्लियाई से अलग, और ये एक्जोनली ट्रांसपोर्ट होके, प्लीज लिसन, सीधे यहाँ पे जाके रिलीज नहीं हुआ, बल्कि इसके अंदर ये क्या चीज़ है आपको मालूम है ना? इसको टर्मिनल पोर्शन को क्या कहते हैं? साइनेप्टिक नॉब कहते हैं ना, कुछ ऐसे ही कुछ कहते हैं ना। और साइनेप्टिक नॉब के अंदर क्या होता है? साइनेप्टिक वेसिकल। तो एक्चुअल में जो हार्मोन आता है ना, तो यहाँ पे आके स्टोर होता है इसमें, और अकॉर्डिंग टू नीड फिर यहाँ से रिलीज होता है। तो जो हार्मोन आएगा, तो आपसे मैं कहूँ कि दोज हार्मोन विच एक्जोनली ट्रांसपोर्टेड स्टोर्ड इन विच ग्लैंड? पोस्टीरियर। Those hormone which actually transported stored in which gland? Posterior pituitary. Within synaptic vesicles. Within synaptic vesicles of synaptic nerve. And according to need, they release from here. मेरी बात सुनो, तो यहाँ से बना, यहाँ पे स्टोर नहीं हुआ, बनने के बाद ये एक्जोनली ट्रांसपोर्ट हुआ और इस लोकेशन पे आके साइनेप्टिक नॉब के अंदर साइनेप्टिक वेसिकल में स्टोर हुआ। और जब जरूरत पड़ा, जैसे जैसे माँ को बच्चे को दूध पिलाना है, तो उस वक्त यहाँ से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? ऑक्सीटोसिन। कौन सा रिलीज होगा? तो रिलीज कहाँ से होगा? हाइपोथैलेमस से या न्यूरो हाइपोफिजिस से या पोस्टीरियर पिट्यूटरी से? लेकिन बना कहाँ था? इतना बात रखो। अब यहाँ पे बना, ये बनने के बाद स्टोर नहीं हुआ, सीधे डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट हुआ। ये स्टोर बिल्कुल भी नहीं हुआ, डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट हुआ कहाँ पे? ब्लड। और ब्लड यहाँ पे ब्लड के जरिए स्टोर ये हुआ। अब यहाँ से ब्लड से बाहर निकलेगा, अब ये ढूंढेगा कोई है जो मुझे अपने मौका दे काम करने का अपने ऊपर। यस, ढूंढेगा अपना टारगेट साइट।
तो इसका टारगेट साइट कहाँ होगा? एडिनो हाइपो। और एडिनो हाइपोफाइसिस में इसके 5 टारगेट साइट होते हैं। हाउ मेनी टारगेट साइट? 5 टारगेट साइट्स। हाउ मेनी टारगेट साइट्स? 5। 1 2 3 4, 5 टारगेट साइट होते हैं। और इन 5, अब ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि हाउ मेनी टारगेट साइट, लेकिन आपको ये याद रखना है कि एडिनो हाइपोफाइसिस या एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर डिफरेंट टारगेट साइट्स होते हैं। किसके लिए? दोज हार्मोन विच ट्रांसपोर्टेड थ्रू पोर्टल वेन। कौन से पोर्टल वेन? हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजिस। और ये टारगेट साइट इन रेस्पॉन्स प्रोड्यूसेस अनदर हार्मोन। इन रेस्पॉन्स प्रोड्यूसेस, तो आपसे कहा जाए कि ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो है इस वेन के जरिए, पोर्टल वेन के जरिए एडिनो हाइपोफिजिस में पहुंचा, तो यहाँ पे क्या किया? यहाँ के जो टारगेट साइट हैं उन टारगेट साइट की एक्टिविटी को रेगुलेट किया। क्या किया? रेगुलेट। उसके एक्टिविटी को रेगुलेट करने का मतलब क्या है? इन टारगेट साइट के एक्टिविटी को या तो स्टिमुलेट करेगा या कम, डी स्टिमुलेट कर देगा, बढ़ा देगा या कम कर देगा। हम कहेंगे कि इन सबको रेगुलेट करता है। तो आपसे मैं कहूं कि एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर जो जो है ना, जो भी स्ट्रक्चर है वो कौन रेगुलेट कर रहा है? हाइपोथैलेमस। और अपना कैसे? किसके थ्रू? हॉर्मोन्स के थ्रू। और इन हॉर्मोन्स को हम क्या कहेंगे? रेगुलेटिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन कहेंगे? तो एडिनो हाइपोफाइसिस में कौन सा हार्मोन आता है? रेगुलेटिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन आता है? आपको ये याद रखना होगा। रेगुलेटिंग हार्मोन्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस reaches to adeno hypophysis। अब एक लाइन मुझे आंसर, एक लाइन का आंसर दो। अगर हम कहें एडिनो हाइपोफाइसिस और एंटीरियर पिट्यूटरी अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन, मेरी बात ध्यान से सुनना, हर लाइन एनसीईआरटी से है, जो भी मैं बोल रहा हूँ सब एनसीईआरटी से। एडिनो हाइपोफाइसिस अंडर, ये एडिनो हाइपोफाइसिस है, ये ग्रीन वाला क्या है? एडिनो हाइपोफाइसिस। ये क्या चीज़ है भाई? एडिनो। तो अगर मैं एक लाइन बोलूं कि एडिनो हाइपोफाइसिस अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, तो ये बात ठीक है। क्यों? न्यूरॉन कहाँ आ रहा है? क्या आ रहा है? ब्लड के जरिए हार्मोन। तो अंदर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन तो नहीं है ना। अगर मैं बोलूं न्यूरो हाइपोफाइसिस या पोस्टेरियर अंदर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन, सही है कि नहीं है? क्योंकि न्यूरॉन आ रहा है कि नहीं, एर्गन फाइबर आ रहा है कि नहीं, एनसीईआरटी में है कि न्यूरो हाइपोफाइसिस और पोस्टेरियर पिट्यूटरी अंदर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, बट एडिनो हाइपोफाइसिस और एंटीरियर पिट्यूटरी नॉट अंडर डायरेक्ट न्यूरल। लेकिन रेगुलेशन वो भी है, वहाँ पे केमिकल रेगुलेशन है। ये बात नहीं लिखा है, मैं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा। समझे बात को? तो हम कहेंगे अंदर केमिकल रेगुलेशन, एडिनो हाइपोफाइसिस अंदर केमिकल रेगुलेशन, और ये अंदर डायरेक्ट न्यूरल। तो एनसीईआरटी में क्या लिखा है? न्यूरो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी अंदर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। लेकिन इसके बारे में डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन नहीं कहेंगे, केमिकल रेगुलेशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे जो हार्मोन पैदा हो रहा है वो हार्मोन क्या कहलाएंगे? ये वाले हार्मोन क्या कहलाएंगे? रेगुलेटिंग हार्मोन्स। कौन से हार्मोन कहलाएंगे ये? और रेगुलेटिंग हार्मोन कैसे पहुंचा? वाया ब्लड। तो न्यूरल रेगुलेशन थोड़े हुआ, ठीक है ना, केमिकल रेगुलेशन। केमिकल आया और केमिकल फिर यहाँ पे आ। तो आपको ये ध्यान में रखना है, हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस, हार्मोन्स ऑफ हाइपो। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से अच्छा अब लिखो, देख बताऊंगा न्यूरो हाइपोफाइसिस का भी कंसेप्ट बताऊंगा। न्यूरो, अभी के लिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी इक्वल टू न्यूरो हाइपो हार्मोन्स फॉर
एडिनो हाइपो, देखो ये कौन से हैं, ऑक्सीटोसिन, फासोप्रेसिन, या इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे रेगुलेटिंग हार्मोन। कौन से हार्मोन, क्यों, ये किसको रेगुलेट कर रहे हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस के टारगेट साइट्स को, किसको रेगुलेट कर रहे हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस के टारगेट साइट। और ये टोटल होते हैं 9, टोटल कितने होते हैं, और ये टोटल कितने हो गए 2, तो टोटल हार्मोन कितने हो गए 11, कितने हो गए 11। तो आपसे पूछा जाए कि एडिनो हाइपोफाइसिस में टोटल कितने हार्मोन आते हैं 9, और ये पांचों स्ट्रक्चर को ये 9 हार्मोन कंट्रोल करते हैं, कैसे करते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। चलो जल्दी से लिख लो, ये लिखो जरूर। अब एनसीईआरटी का ब्लंडर कह सकते हो या एनसीईआरटी का कंजूसी कह सकते हो, ब्लंडर तो हम नहीं कहेंगे, कंजूसी कहेंगे। क्या लिख रहा है, हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स, दीज का मतलब रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। कौन सा, न्यूरो हाइपोफाइसिस या एडिनो हाइपोफाइसिस का, कौन सा पिट्यूटरी, सारे थोड़े, पिट्यूटरी में सारे थोड़े, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस दोनों है ना, तो कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन, एडिनो हाइपोफाइसिस, कौन सा, एडिनो। भाई पोस्टीरियर में तो मत देखो, पोस्टीरियर का डायग्राम इस पे बनाया उस पे बनाया, ये लिख लिया, लिखो बेटा जल्दी, थोड़ा सा आप लोग ड्रॉपर हो, इस बात का ध्यान रखो। 9 महीने में आप लोगों का सारा कारोबार निपटाना है। 9 महीने मतलब अभी कौन सा महीना चल रहा है, क्योंकि मई तो लास्ट ही है, जून, मई कितना महीना है आज, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 8 महीने के, जनवरी के इन तक या 10 फरवरी तक, तो 8 महीने में पूरे 2 साल के सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो थोड़ा सा आप लोगों को ऐसे काम करना होगा कि हाँ एकदम बिल्कुल कैजुअल होकर काम मत कीजिए, थोड़ा सा एक्टिव होकर काम कीजिए, ताकि आपको रिवीजन का भी मौका मिले प्रूफ, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे उस डायग्राम को हम खोल लेते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है कि दी हाइपोथैलेमिक हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, तो पिट्यूटरी हार्मोन का यहाँ पे सिंथेसिस सेक्रेशन थोड़े हो रहा है, यहाँ तो स्टोर हो रहा है ना, यहाँ पे हो रहा है, तो किसकी बात का होगा, यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी लिखना चाहिए कि नहीं, या एडिनो हाइपोफाइसिस लिखना चाहिए कि नहीं, तो ये कंजूसी कर दिया है, तो ये कंजूसी को आप लोग यहाँ पे ऐड कर लें और ये लाइन लिख लें तो अच्छा है, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन या एडिनो हाइपोफाइसियल हार्मोन, मैं लिख देता हूँ अलग से। हाइपोथैलेमिक हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन और ब्रैकेट में एडिनो हाइपोफिजियल हार्मोन, तो क्या लिखेंगे, हाइपोथैलेमिक हार्मोन रेगुलेट द synthesis and secretion of adeno hypophyseal हार्मोन, और ब्रैकेट में चाहे तो आप लिख सकते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर, अब देखो, अब लिख रहा है, देखो आगे फिर किसके बारे में लिख रहा है, द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस आर ऑफ 2 टाइप,
हार्मोन प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस आर ऑफ होता है। और यहाँ पे फिर से वही हम इसको कह सकते हैं कि बेवकूफ़ी भरा लाइन है। आप यहाँ पे अगर ये लिखना चाहिए था तो ये लिखना चाहिए था, सुनो मेरी बात को, लिख लो पहले, ये लिख लो फिर मैं समझा। बच्चे सिर्फ रीडिंग मारते हैं, पढ़ते नहीं हैं। पढ़ना और रीडिंग मारना बहुत फ़र्क होता है। रीडिंग तो जैसे ही मार रहे हैं बस, क्या लिखा है क्या नहीं। भाई ये 2 टाइप के हार्मोन जो है ये एडिनो हाइपोफाइसिस के रिस्पेक्ट में लिखा है। किसके रिस्पेक्ट में लिखा है? लेकिन यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था? ये हार्मोन प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस आर 2 टाइप, 1 फॉर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, 1 फॉर adenohypophysis and 1 for neurohypophysis. And those hormones which are produced for adenohypophysis further belong to 2 category. ऐसे लिखना चाहिए था। भी मैं बता रहा हूँ, हो गया, ये लिख लिया। हाइपोथैलेमिक हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ एडिनोहाइपोफाइसियल हार्मोन। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, ये हार्मोन यहाँ पे आया, इन टारगेट साइट पे वर्क किया, इन टारगेट साइट पे 2 तरह की एक्टिविटी किया, इन टारगेट साइट की एक्टिविटी को बढ़ा दिया या कम कर दिया। बढ़ा दिया तो क्या कहेंगे? रिलीजिंग हार्मोन। मान लो इससे हार्मोन एक्स आया और उसने टारगेट साइट 1 की एक्टिविटी को बढ़ा दिया, उसको क्या कहेंगे? रिलीजन। और हार्मोन वाई आया और उसने टारगेट साइट 1 की एक्टिविटी को कम कर दिया, तो उसको क्या कहेंगे? रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। किसके रिस्पेक्ट में? एडिनो। और यहाँ से जो आया वो तो यहाँ पे कोई ग्लैंड पे थोड़ी वर्क करता है, यहाँ तो स्टोर होता है ना, यहाँ तो ये। तो आपको क्या लिखना चाहिए था एनसीईआरटी में कि हाइपोथैलेमस, कौन सा थैलेमस? हाइपोथैलेमस produce 2 type of hormone, one for neurohyp, one for and those which is produced for adenohypophysis further belong to 2 category, releasing hormone and inhibiting hormone. Those which increases the activity of these known as releasing, and those which decreases this activity inhibiting. कोई दिक्कत? तो यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या बेवकूफ़ी किया है भाई, मुझे सरकार कहीं जेल में न डाल दे। However, the hormones प्रोड्यूस बाई हाइपोथैलेमस आर ऑफ कौन सी, किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है? द रिलीजिंग हार्मोन एंड विच स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। इस टारगेट साइट से हार्मोन निकलते हैं, अभी मैं बताऊंगा। उनके हार्मोन को बढ़ा दिया या कम कर दिया। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत? अब देखो प्लीज लिसन, अब आपको एक काम जरूर करना होगा। ये बिल्कुल देखो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में इसका एप्लीकेशन भर 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 के है और आपको ये याद करना पड़ेगा। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ। देखो ये जैसे बहुत तेज मैं बना रहा हूँ, ये है हाइपोथैलेमस, ये हो गया मेडियन एमिनेंस, ये हो गया इनफंडिबुलम, और ये हो गया। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, मैं न्यूरो हाइपोथैलेमस को उसी कलर से बनाता हूँ और एडिनो हाइपोथैलेमस को कलर चेंज कर देता हूँ। ढूंढना ऐसा क्यों? ऐसा क्यों ढूंढना? यहाँ पे है 1 2 3 4 5 टारगेट साइट, और यहाँ से यहाँ आया कौन सा वेन? हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल में। और यहाँ पे आके ये किस में चेंज हो गया? कैपिलरी सिस्टम में। और फिर यहाँ से एज ए वेन निकल गया। ठीक है, मैं यहाँ पे न्यूक्लियाई प्यूक्लियाई नहीं बना रहा हूँ। और यहाँ पे क्या है? ट्रैक्ट है, और ये ट्रैक्ट आया यहाँ पे, चलो यहाँ का न्यूक्लियाई बनाया था। और कोई दिक्कत? और यहाँ पे फर्दर ये कैपिलरीज के यूनिटी से बना है। और यहाँ पे हाइपोथैलेमिक आर्टरी। अब इन टारगेट साइट को 1 2 3 4 5 नहीं, इनका नाम याद रखें, इनके नाम हैं। जैसे इसको आप कह दो टोमेटो, इसको कह दो गोनेडो, इसको कह दो लैक्टो, इसको कह दो थायरोथ्रोप। बना लो और लिख लो। और इसको कह दो कॉर्टिकोट्रॉफ, ऑब्लिक
मिलेनोट्रॉफ। तो ये देखो, ये नाम एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इसका एप्लीकेशन भर भर के, अगर आप ये नाम याद नहीं रखोगे तो वो एप्लीकेशन याद नहीं रहेगा, आपको आगे बहुत दिक्कत आएगी। तो आपको ये याद रखना है कि एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर 5 स्ट्रक्चर्स हैं, उन 5 स्ट्रक्चर के नाम अलग अलग हैं, और ये 5 इंडोक्राइन स्ट्रक्चर हैं। ये 5 क्या है? इनसे क्या पैदा होगा? हार्मोन। तो एक्चुअल में हाइपोफाइसिस का एडिनो हाइपोफाइसिस पोर्शन इंडोक्राइन है या न्यूरो हाइपोफाइसिस इंडोक्राइन है? एडिनो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस में तो हार्मोन स्टोर होता है ना, यहाँ कोई इंडोक्राइन एक्टिविटी हो रही है? इंडोक्राइन एक्टिविटी कहाँ हो रही है? एडिनो हाइपोफाइसिस। तो इसके अंदर 5 इंडोक्राइन स्ट्रक्चर है, और इन 5 का नाम आपको याद रखना है। दीज 5 आर इंडोक्राइन स्ट्रक्चर। इसका नाम क्या है आपको मालूम है, इसका नाम क्या है ये भी मालूम है, ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पे एक वो भी बना देते हैं। यहाँ से एक न्यूक्लियाई और इससे हार्मोन रिलीज हुआ, और ये हार्मोन इसके ब्लड के जरिए गया। तो आपको ये 5 इंडोक्राइन स्ट्रक्चर के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि इनसे जो हार्मोन पैदा होगा, आपने पढ़ा सुना होगा गोनाडोट्रोपिन, किसे पैदा होगा? आपने सुना होगा कॉर्टिकोट्रोपिन, एड्रीनो ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, उसका शॉर्ट में नाम क्या है? कॉर्टिकोट्रोपिन। किसे पैदा होगा? कॉर्टिकोट्रोपिन। आपने सुना होगा थायरोट्रोपिन, सुना है कि नहीं? TSH सुना है? TSH सुना है? TSH का दूसरा नाम क्या है? और एनसीईआरटी का, आप MCQ एनसीईआरटी का लास्ट वाला पेज खोलिए जिसमें क्वेश्चन आंसर है, और देखिए उसमें थायरोट्रोपिन लिखा हुआ है कि नहीं, लिखा हुआ है कि नहीं? देखिए, थायरोट्रोपिन इज अदर नेम ऑफ TSH। और थायरोट्रॉप क्या पैदा करता है कि नहीं? तो हर जगह एनसीईआरटी में कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ होता है। तो आपको ये 5 नाम किसी कीमत पे याद होने हैं कि हमारे एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर 5 इंडोक्राइन स्ट्रक्चर है, उनके नेम है सोमैटोट्रॉफ, गोनाडोट्रॉफ। सोमैटोट्रोपिन इज अदर नेम ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ये सबको मालूम होगा, ठीक है ना? तो सोमैटोट्रॉफ से क्या पैदा होता है? सोमैटोट्रोपिन, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है ना? लैक्टोट्रोपिन इज अदर नेम ऑफ प्रोलैक्टिन, सब बताएंगे। तो आपको ये 5 इंडोक्राइन स्ट्रक्चर हाइपोथैलेमस के ध्यान में, सॉरी एडिनो हाइपोफाइसिस रखने हैं। न्यूरो हाइपोफाइसिस में कोई इंडोक्राइन एक्टिविटी होता है? Does any endocrine activity occur in neurohypophysis? No. It only store hormone. There is no endocrine activity in. तो एक्चुअल इंडोक्राइन स्ट्रक्चर हाइपोफाइसिस या पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा है? एडिनो या न्यूरो? एडिनो। न्यूरो हाइपोफाइसिस नॉट अ इंडोक्राइन स्ट्रक्चर। न्यूरो हाइपोफाइसिस नॉट अ इंडोक्राइन स्ट्रक्चर। कीप इन योर माइंड कि न्यूरो हाइपोफाइसिस इंडोक्राइन स्ट्रक्चर नहीं है, एडिनो हाइपोफाइसिस है वे इंडोक्राइन स्ट्रक्चर। न्यूरो हाइपोफाइसिस ओनली हार्मोन स्टोरिंग स्ट्रक्चर। और कलर क्यों चेंज किया है? तो आप एनसीईआरटी में देखो तो भी कलर चेंज है, इसलिए नहीं किया कि एनसीईआरटी में कलर चेंज है, इसके पीछे है डेवलपमेंट का रीजन है। वो कभी मौका मिलेगा, क्वेश्चन अगर उस तरह के दिमाग में आएंगे तो भी मैं बताऊंगा, अदरवाइज आप इतना जान। आपसे मैं एक बात पूछूं, हाइपोथैलेमस डिराइव फ्रॉम विच जर्म लेयर? मेसोडर्म, इंडोडर्म, एक्टोडर्म। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड डिराइव फ्रॉम? देखो, ये क्वेश्चन कभी कभी आपको मिल जाएगा देखने को। हाइपोथैलेमस, हालांकि नीट में नहीं आया है, मैं आपको ये बता दूं, तो MCQ के बुक में डिराइव फ्रॉम एक्टोडर्म, और कभी कभी एक्टोडर्म की जगह क्या लिखा होगा? न्यूरो एक्टोडर्म, न्यूरो एक्टो। हाइपोफाइसिस डिराइव फ्रॉम, बोलो। इसका आंसर दे ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं दे सकते हो? क्योंकि हाइपोफाइसिस में न्यूरो हाइपोफाइसिस का ओरिजिन अलग होता है, एडिनो हाइपोफाइसिस का ओरिजिन अलग होता है। तो इसका आंसर होगा कुछ नहीं, आपको करना होगा न्यूरो हाइपोफाइसिस डिराइव फ्रॉम। क्या कहोगे? एक्टोडर्म या न्यूरो एक्टोडर्म, जिससे हाइपोथैलेमस। एंड एडिनोफाइसिस डिराइव फ्रॉम, अब तो बोल लो, मीसोडर्म। इससे, इसीलिए डिफरेंट कलर है ओरिजिन के बेसिस पे। हाइपोथैलेमस और न्यूरो हाइपोफाइसिस का ओरिजिन सेम,
जबकि एडिनो हाइपोफाइसिस का ओरिजिन अलग। तो एडिनो हाइपोफाइसिस डिराइव फ्रॉम मीसोदर्म, ठीक है ना। इसीलिए कलर चेंज है, क्योंकि इसका ओरिजिन अलग जर्म लेयर से है, इसका ओरिजिन, इन दोनों का जो ओरिजिन एक जर्म लेयर से, किसका किसका, हाइपोथैलेमस और न्यूरोहाइफाइस, और एडिनोहाइफाइस का ओरिजिन डिफरेंट जर्म लेयर से, मीसोदर्म से। दूसरा कौन सा ऐसा ग्लैंड है इंडोक्राइन ग्लैंड जो 2 जर्म लेयर से डाइव्ड है, नेक्स्ट क्लास में देख के आना। चलो, तो इतना के लिए आपको अभी ध्यान रखना है कि हाइपोथैलेमस से यहाँ से कौन सा हार्मोन रेगुलेटिंग हार्मोन आया ब्लड के जरिए, और यहाँ जाके इसके इंडोक्राइन एक्टिविटी को रेगुलेट किया, या तो इसको स्टिमुलेट करेगा या तो इसको, अगर स्टिमुलेट करेगा तो क्या कहेंगे, रिलीजिंग हार्मोन, और इसकी एक्टिविटी को रोकेगा तो क्या कहेंगे, इनहिबिटिंग हार्मोन। यहाँ पर रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन आएगा नहीं, यहाँ पे तो आएगा ऑक्सीटोसिन एंड वासो। यहाँ ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन का टारगेट साइट क्या न्यूरो हाइपोफाइसिस के अंदर है, नो नो, ऑक्सीटोसिन कहाँ यहाँ वर्क करता है, वासोप्रेसिन यहाँ, तो ये यहाँ से ब्लड में जाता है, ब्लड के जरिए जाके यूट्रस पे वर्क करता है, ब्रेस्ट पे वर्क करता है, ठीक है ना, ब्लड वेसल पे वर्क करता है। तो ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन की कोई टारगेट साइट नहीं है, लेकिन इससे जो हार्मोन आया उसका टारगेट साइट तो यही है ना। तो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन ब्लड के जरिए आता है उसका टारगेट साइट कहाँ पे है, एडिनोहाइपोफाइसिस, और ये सब उसके टारगेट साइट्स, और इन टारगेट साइट का नाम आपको एकदम याद रखना है। हालांकि एनसीईआरटी में ये नाम नहीं है कहीं भी, लेकिन इसका एप्लीकेशन पूरा भर भर के है, और अगर ये नाम नहीं याद रहेगा तो पूरे आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन का 90% चीज़ें नहीं समझ में। इसलिए आपको ये नाम 5 नाम है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आपको याद रखना है। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास।